Welcome friends. Today we will learn CBSE Class 10 Social Science NCERT the solutions chapter number 1 सत्ता की साझेदारी। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यह सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तिका है। उसका चैप्टर नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी। सर्वप्रथम हम इसके शीर्षक को समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। कारण कि जितने भी चैप्टर होते हैं यदि आपने उसके शीर्षक को गहनता से समझ लिया तो आप उस पाठ की आवश्यकता को भी समझ जाएंगे, वह पाठ आपसे चाहता क्या है वह भी समझ जाएंगे तथा संपूर्ण रूप से उस पाठ में निपुण हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर है अपना सत्ता की साझेदारी। छोटा सा चैप्टर है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकूं और आपको समझ में भी आए। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझे। भारत में विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं कि सब पूरे देश में वोट गिने जाते हैं, एक पक्ष को इतने प्रतिशत वोट मिले, एक पक्ष को उतने प्रतिशत वोट मिले। ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष को ज़्यादा वोट मिले तो उसका प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री बना जाता है, माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिस पक्ष को अधिक वोट मिले उस पक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। आपको हर जिले में सांसद का चुनाव जीतना पड़ता है, फिर वो सांसद के चुनाव अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इस प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य को अपनी अपनी साझेदारी मिल गई कि शासन प्रक्रिया में उसका भी एक एमपी या एमएलए जाकर प्रधानमंत्री चुनता है। तो इस प्रकार सत्ता की क्या हुई? साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी सामाजिक समूह ये नहीं कह सकता कि मुझे शासन में भागीदारी नहीं मिली तो मैं आपका बहिष्कार करता हूँ। सबको भागीदारी प्राप्त होती है, जिससे टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो। हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़ता है, संवैधानिक गतिरोध कहीं भी पैदा ना हो। प्रांतीय स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी के नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठोस पहुंचती है। सरल अर्थ में समझाऊं तो केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है। तो इन दो सरकारों के मध्य क्या होता है? सत्ता का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चलती है। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा या और जाति के आधार पर विभाजन न हो, वहां पर सत्ता का सामवेर और भी बढ़ जाता है। जहाँ पे कोई भी विभाजन ना हो, वह सत्ता का महत्व बढ़ जाता है। अन्यथा इनमें कोई भी चिंगारी दावा नहीं का रूप लेकर सारे देश के सामाजिक ताने बाने को जला सकते हैं। यानी कोई दो सामाजिक समूह रहें तो वहां पे कोई आकर उनके बीच में आग लगा दे। आग का मतलब इसके बारे में उसके बारे में कहे, एक दूसरे को भड़काए, तो इस प्रकार चिंगारी से संपूर्ण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। सामाजिक टकराव के आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का अनुभव ले लेता है। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। कारण कि एक दल के प्रभुत्व का दौर होगा तो वहां पर विद्रोह या विरोध तो उत्पन्न होगा ही। तो इससे अच्छा है बहुदलीय व्यवस्था लागू कर देना। जैसे कि मान लीजिए आप चीन है, तो चीन में मात्र एक पार्टी की सरकार है। तो एक पार्टी की सरकार को डर तो किसी से होगा नहीं, डर से किसी से होगा नहीं तो अपनी मनमर्जी चलाएगी। मनमर्जी चलाएगी तो लोगों का विरोध बढ़ेगा और वहाँ पे एक तरह से तानाशाही रूल हो जाएगी। वह पार्टी अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगेगी, अपने आप को उस देश का भगवान समझने लगेगी। तो इस प्रकार एक दलीय व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। लोकतांत्रिक का एक बुनियादी सिद्धांत है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इस प्रकार स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। शासन के विभिन्न अंग है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे केंद्र, राज्य, नगर पालिका। इस प्रकार सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा होना ही चाहिए तथा होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आपकी जो जो किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, तो इसमें हम
इसमें दो मेन टॉपिक दिए गए हैं आपको इस पूरी घटनाक्रम को समझाने के लिए। सत्ता क्या होती है, सत्ता की साझेदारी क्यों होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है तथा इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इन दो घटनाक्रमों से आपको पता चलेगा। तो बेल्जियम, बेल्जियम यूरोप का एक देश है। इसकी समाज की जाति बनावट क्या है? तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी कम है, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं तथा 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ऐसे भाषाई विविधता वाले क्षेत्रों में कई बार सांस्कृतिक राजनीतिक झगड़े होते हैं, परंतु बेल्जियम के लोगों ने क्या करा, उन्होंने झगड़े में नहीं पड़े हैं। वो उन्होंने कहा कि लो तुम भी शासन करो, हम भी शासन करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने क्या क्या देखते हैं, बेल्जियम के लोगों ने नवीन प्रकार की शासन पद्धति को अपना सांस्कृतिक विविधताओं और क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए उन्होंने बार बार संविधान में संशोधन इस प्रकार किया कि किसी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की दाद देता है। एंड बेल्जियम ने किया क्या, बेल्जियम ने कहा फ्रेंच लोग तुम लोग अपना शासन करो, तुम्हारे लिए इतनी सीट आरक्षित है, तुम्हारे एमपी चुन के आएंगे। डच लोग तुम भी आओ, तुम भी अपना शासन करो, किसी से झगड़ा मगड़ा नहीं, सब मिलकर अपना फैसला करेंगे। तो इसकी दाद, इसी लोकतांत्रिक बनावट संपूर्ण विश्व में अपनी दाद रखता है बेल्जियम। और यहाँ श्रीलंका में उलट पुलट है, यहाँ नहीं हम बड़े हैं हम करेंगे, ऐसा ऐसा है यहाँ इस देश में है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का 74% भाग सियानी का है, जबकि 18% लोग तमिल है। बाकी भाग में अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाइयों या और मुसलमानों का है। देश शुद्ध पूर्व भाग में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंगली लोग अधिक हैं। यद्यपि श्रीलंका में लोग चाहते तो बेल्जियम की भांति अपने जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलों ने अपने बहुसंख्यवाद को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया जो आज तक थमने का नाम लिया। इस घटनाक्रम को मैं सरल शब्दों में समझाऊँ। वहाँ 2 प्रजाति हैं, माफ करिएगा, दो जाति के लोग हैं। पहला सिंहली, दूसरा तमिल। सिंहली लोग 74% है, यानी बहुसंख्यक हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं, और तमिल लोग 18% यानी कम मात्रा में। तो सिंहली लोग क्या करते हैं, अपनी राज सत्ता चलाते हैं, अपने अपना अपना तो कर लेते हैं, अपना फायदा तो कर लेते हैं, परंतु जो माइनॉरिटी हैं तमिल लोग हैं उनको कुछ अधिकार नहीं देते, उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तो इस प्रकार ये राजनीतिक उत्पीड़न के कारण वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। यदि ये लोग चाहते तो बेल्जियम की तरह ये भी कर सकते हैं कि लो तुम लोग अपना शासन चलाओ, हम लोग अपना शासन, और साथ में मिलकर पूरे देश को आगे बढ़ाते हैं। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए ये देश आज गृह युद्ध के कगार पर था और गृह युद्ध हुआ भी। तो आज के लिए हमने क्या क्या समझा, इसका एक सारांश इसका एक समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने सत्ता की साझेदारी समझी, उसके बाद सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है ये समझा। इसके बाद हमने बेल्जियम में समाज की जातीय बनावट तथा श्रीलंका में जातीय बनावट को समझा। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने मिलता है कि सत्ता की साझेदारी समाज में जरूरी है, वरना फिर सामाजिक ताने बाने पर खतरा उत्पन्न होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।